ओके, सो आई होप मैं आपको सुनाई दे रही हूँ. एम आई ऑडिबल? हेलो, एम आई ऑडिबल? अगर आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है तो आप प्लीज़ थम्स अप कर दीजिएगा. कोई इशू अगर हो आवाज़ में, वॉइस में, तो बता दीजिएगा ज़रूर. सो गुड आफ्टरनून टू एवरीवन. मेरा नाम शक्ति है एंड वेलकम टू गिल्स मेंटोर ई लर्निंग प्लेटफॉर्म. तो मैं आपको एक्साइज इंस्पेक्टर की जो पोस्ट अभी आई हैं उनके लिए लेबर लॉज और इंडस्ट्रियल रिलेशंस के जो भी क्वेश्चंस वगैरह होते हैं, डाउट्स होते हैं, जो भी मैटर है उसके बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगी. आई होप आप लोगों को मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है. ठीक है, आई थिंक आ रही है. तो चलिए ठीक है. आवाज़ नहीं आ रही है आपको? एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल? ओके ओके ओके. चलिए, स्टार्ट करने से पहले नया सेशन मैं चाहती हूँ कि मैं देखूँ कि आपको कल वाला कितना याद रहा है या नहीं रहा है. ठीक है, तो हम थोड़ा बहुत कल के बारे में पढ़ेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे. पहले तो ये बताइए, मुझे एक सिंपल सा क्वेश्चन बताइए कि मैंने आपको कल बताया था कोड्स ऑन वेजेस में 4 एक्ट है. ठीक है, कोड्स ऑन वेजेस के 4 एक्ट्स हैं जिनको मर्ज करा गया है. पहला एक्ट कौन सा है ये बताइए. फर्स्ट एक्ट कौन सा है? सेकंड एक्ट कौन सा है? कौन कौन से 4 एक्ट हैं जिनको मर्ज करा गया है और उसको मिला के, उसको कंसोलिडेट करके हमारे पास न्यू लेबर कोड आया है जिसको हम बोलते हैं कोड्स ऑन वेजेस. कौन से हैं ये 4 नाम? बता सकते हैं आप मुझे? वेरी गुड. राजवीर कौर, वेरी गुड. इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट, यस. उसके बाद और किसी को याद नहीं है? केवल एक ही बच्चे को याद है, वो भी एक ही है. बाकी के 3 एक्ट कौन बताएगा? आप लोग बताओगे तभी हम आगे बढ़ेंगे. मुझे भी तो पता चले कि लास्ट क्लास में आपको कुछ समझ में आया, कुछ आपके माइंड में रहा कि सब उड़ गया. ठीक है, हाँ. मिनिमम वेजेस एक्ट, वेरी गुड. और हेलो गुरसेवक सिंह, गुड आफ्टरनून. गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू. पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, वेरी गुड. तो पहला है हमारा, हम सीक्वेंस वाइज चलेंगे. सबसे पहले आया था ना 1936 में. फिर उसके बाद कौन सा एक्ट है? मिनिमम वेजेस एक्ट 1948. फिर आया हमारे पास पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, वेरी नाइस. बोनस एक्ट का ईयर है 1965 एंड द लास्ट वन इज इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976. अच्छा, मैंने कल बताया था आपको कि इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट सबसे पहले कौन सी इस्टेब्लिशमेंट में अप्लाई हुआ था? इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट सबसे पहले 1967 नहीं, 1965. नीमर गिल 1965 है बोनस एक्ट. हाँ, इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट सबसे पहले कौन से इस्टेब्लिशमेंट में अप्लाई हुआ था और कौन से ईयर में अप्लाई हुआ था, ये मुझे बता दीजिए. नाइनटीन 1951 नहीं, नहीं 1951 नहीं है. कौन से इस्टेब्लिशमेंट्स में अप्लाई हुआ था? इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट
प्लांटेशंस में अप्लाई हुआ था। और प्लांटेशंस भी कौन से प्लांटेशंस? जो प्लांटेशन एक्ट 1951 के तहत आते हैं उन पे अप्लाई होता है। वो सारे प्लांटेशन वाली इस्टेब्लिशमेंट जो प्लांटेशन एक्ट 1951 में आता है, और अप्लाई हुआ था ये 1975 में। यस, वेरी गुड। चलो अब और थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ये बताइए, मैंने आपको बताया था फ्लोर वेज का एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ है ना। फ्लोर वेज कौन फ्लोर वेज सेट करता है? ये न्यू कॉन्सेप्ट है। कौन फ्लोर वेज सेट करता है? और फ्लोर वेज किससे कम नहीं हो सकता? फ्लोर वेज कौन सी अथॉरिटी सेट करती है, फिक्स करती है? और फ्लोर वेज किससे कम नहीं हो सकता? सेंट्रल गवर्नमेंट। वेरी नाइस। सेंट्रल गवर्नमेंट फिक्स करती है फ्लोर वेज। अलग अलग ज्योग्राफिकल एरिया के लिए अलग अलग फ्लोर वेज फिक्स हो सकता है। उनके जो भी वहाँ पर वर्कर्स काम करते हैं, जिस रीजन के लिए, जिन इस्टेब्लिशमेंट्स के लिए फ्लोर वेज सेट हो रहा है, वहाँ के वर्कर्स का मिनिमम लिविंग स्टैंडर्ड्स को ध्यान में रखते हुए वहाँ का फ्लोर वेज स्टार्ट होगा। मिनिमम वेज से कम नहीं हो सकता फ्लोर वेज। एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलो बताओ, जो हमारे वेजेस हैं, वेजेस में कौन कौन सी चीजें आती हैं बताइए। चलिए, वेजेस में 3 पार्ट्स हैं। वेजेस में 3 पार्ट्स हैं। पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है? वेजेस के हमारे 3 पार्ट्स हैं। पहला जो कंपोनेंट है वेज का, वो कौन सा कंपोनेंट है? सेकंड कंपोनेंट कौन सा कंपोनेंट है? और थर्ड कंपोनेंट कौन सा कंपोनेंट है? अच्छा, प्लीज मुझे 1 सेकेंड दीजिए, आप तब तक मुझे आंसर बताइए। मेरे लैपटॉप में मैं जरा चार्जर फिक्स कर लेती हूँ, मैं आती हूँ बस। Okay, I'm back. Sorry for the disturbance. हाँ, तो वेजेस का कंपोनेंट है, वेरी गुड, जिन्होंने भी क्वेश्चन का आंसर दिया है, बेसिक पे, डीए एंड रिटेनिंग अलाउंसेस। ठीक है, चलो इतना आपको समझ में आ गया। अब लास्ट क्वेश्चन है जो उसका आंसर देते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। मैंने आपसे पूछा था
कि वेजेस में कुछ चीजें होती हैं, जैसे कि बेसिक जो पे होती है वो वेजेस का पार्ट होती है, डियरनेस अलाउंस वेजेस का पार्ट होता है, रिटेनिंग अलाउंस वेजेस का पार्ट होता है, लेकिन ऐसे कुछ पार्ट्स होते हैं जो वेजेस का पार्ट नहीं बनता है। ठीक है, ये बोला था मैंने आपसे। अब इसी एक्ट में ये बोला गया है कि अगर वो सारे चीजें जो वेजेस का पार्ट जनरली नहीं होता है, अगर वो कुछ परसेंटेज से एक्सीड कर जाएगा, आपके जितने भी वेजेस हैं उसका जो कुछ परसेंटेज होता है उससे बढ़ जाएगा, तो वो फिर वेजेस का पार्ट बन जाता है। तो आप मुझे बस सिंपल इतना बता दीजिए वो कौन सा परसेंटेज है, अगर जो कंपोनेंट्स वेजेस का पार्ट नहीं है और उन कंपोनेंट्स के अगेंस्ट में जो भी आपको रेम्यूनरेशन मतलब पैसा मिलता है, अगर वो आपके वेजेस का सर्टेन परसेंटेज को एक्सीड कर जाता है, बढ़ा दिया जाता है, तो वो आपके वेजेस का पार्ट बन जाएगा। जितना बढ़ा हुआ है तो वो आपके वेजेस का पार्ट बन जाएगा। तो आप मुझे बस इतना बता दीजिए कि कितना परसेंट है। वेरी नाइस, 50%। यस, अगर जो भी चीजें, जो भी कंपोनेंट आपके वेजेस का पार्ट नहीं है, लेकिन जो कंपोनेंट्स हैं उनके अगेंस्ट में जितना भी आपको रेम्यूनरेशन या पैसा मिलता है, अगर वो जितना आपके वेजेस, जितने भी आपके वेजेस हैं उसका 50% से ज्यादा हो जाए, तो जितना ज्यादा हुआ है वो आपके वेजेस में ऐड हो जाएगा। मतलब कि बेसिक पे, डियरनेस अलाउंस और रिटेनिंग अलाउंस के साथ वो परसेंटेज भी ऐड हो जाएगा। अगर 70% हो गया तो 20% एक्स्ट्रा है, 50% से 20% एक्स्ट्रा है 70%, तो ये 20% ऐड होगा, ना कि पूरा का पूरा 70% नहीं ऐड होगा। ये ध्यान में रखिएगा आप कि जितना एक्सीड करा है उतना 50%, सपोज आपको वेजेस मिलते हैं 20,000 रुपया और जो आपको मिल रहा है कंपोनेंट वो 10,000 रुपए है, तो 50% है तो ऐड नहीं होगा। लेकिन अगर वो 80,000 रुपए है, सॉरी 8,000 रुपए है, तो फिर क्योंकि वो 10,000 से ज्यादा है तो फिर आपका वो ऐड हो जाएगा, और जितना एक्सीड करा है उतना ऐड होगा। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, आई एम सो सॉरी, वेट। हाँ, तो चलिए अब फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेमेंट ऑफ वेजेस का क्वेश्चन है, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट का क्वेश्चन है। मैं आपसे बार बार बोल रही हूं कि जब क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आप ये चीज देखिए कि क्वेश्चन में कौन से एक्ट से पूछा गया है। हाँ, HRA मतलब हाउस रेंट अलाउंस एंड बोनसेस, जो कमीशन, प्रोविडेंट फंड, पेंशन, ये सब वेजेस का पार्ट नहीं होता है। मैं आपसे फिर से बार बार बोल रही हूँ, पहले आप चेक करना कि आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है उसमें क्या एक्ट है, किसके अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आप ये कंफ्यूज मत होइएगा कि क्या मैं इसको नए कोर्ट्स के अनुसार आंसर दूं या पुराने जो एक्ट है उसके अनुसार आंसर दूं। नहीं, आपसे जो एक्ट के बारे में पूछा गया आप उस एक्ट के बारे में आंसर दो। अब इसमें पूछा गया है कि एज पर द अमेंडमेंट पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट में 2017 में एक अमेंडमेंट हुआ था। उस अमेंडमेंट के बाद वो जो वेज की सीलिंग थी, मंथली वेज की सीलिंग थी, वो बढ़ा दी गई थी। तो कितनी बढ़ाई थी वो? 2017 के बाद अगर हम पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट की बात कर रहे हैं तो जो वेज सीलिंग थी वो कितनी हो गई थी? 24,000 रुपया। कितनी? 24,000 नहीं, 15,000 नहीं है इसका आंसर। इसका आंसर है 24,000। यस, ये मेरी सेकंड क्लास है। गुड आफ्टरनून हरमन। चलो सेकंड क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। द टोटल अमाउंट ऑफ डिडक्शन विच मे बी मेड अंडर 80 सेक्शन 2 ऑफ द कोड्स ऑन वेजेस। अब देखो इसमें कोड्स ऑन वेजेस लिखा है, तो हम आंसर किसके अकॉर्डिंग करेंगे? कोड्स ऑन वेजेस के अकॉर्डिंग आंसर करेंगे। इसमें पूछ रहा है कि जितना भी, देखो कोड्स ऑन वेजेस की अगर हम बात करें तो उसमें जो चैप्टर 3 है वो चैप्टर किसके बारे में बात करता है? पेमेंट ऑफ वेजेस के बारे में बात करता है। पेमेंट ऑफ वेजेस के बारे में बात करता है। चैप्टर 3 पेमेंट ऑफ वेजेस के बारे में बात करता है। अब पेमेंट ऑफ वेजेस में आपके वेजेस में से एम्प्लॉयर को ये हक है कि वो कुछ डिडक्शंस कर सकता है, कुछ कटौतियां कर सकता है, वो लीगल है। और जो भी लीगल कटौतियां हैं वो पेमेंट ऑफ वेजेस के जो चैप्टर है उसमें मौजूद है।
उसमें लिखी गई हैं, उन जितनी भी लिखी गई हैं कटौतियां डिडक्शंस, उसके अलावा अगर वो करता है उसको कोई भी इजाजत नहीं है। वो केवल वही डिडक्शंस कर सकता है जो एक्ट में या कोड में मौजूद है। ठीक है, इतना समझ में आया। अब इसमें ये पूछ रहा है कि टोटल में कितना डिडक्शंस अलाउड है करना। डिडक्शंस कहाँ से होंगे? जाहिर सी तौर पे जो भी एम्प्लॉय या वर्कर को वेजेस मिल रहे हैं उसमें से डिडक्शंस होंगे। डिडक्शंस कैसे हो सकते हैं? फाइन्स के तौर पे डिडक्शंस हो सकते हैं, कोई अगर जैसे कि ये कॉन्ट्रीब्यूशंस होते हैं उसके डिडक्शन हो सकते हैं, आपने कुछ तोड़ फोड़ कर दी उसके डिडक्शन हो सकते हैं, आपको जैसे बोनस अगर मिल रहा है और बोनस पहले से ही आपके उसका जो जैसे भी कंट्रीब्यूशन होते हैं, एम्प्लॉयर ने पहले आपका कंट्रीब्यूशन दे दिया है तो आपके हिस्से का वो कंट्रीब्यूशन वो आपसे ले सकता है। तो जितने भी बफरिंग हो रही है, एक सेकेंड रुकिए मैं चेक कर लेती हूँ। अच्छा, सबको प्रॉब्लम हो रही है बफरिंग में? सबको प्रॉब्लम हो रही है, बता दीजिए। ओके ओके ओके, अच्छा जिसको प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज बता दीजिए मुझे अगर कोई नेट का प्रॉब्लम है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है यहां से मेरे एंड से सब ठीक है। चलिए, मेरे एंड से तो सब ठीक है। ओके ओके ओके, चलिए। हाँ, तो हम बात कर रहे थे डिडक्शंस की। ठीक है, चैप्टर 3 पेमेंट ऑफ वेजेस में कुछ डिडक्शंस मतलब कटौतियां दी गई हैं। उनके हिसाब से अगर एम्प्लॉयर वेजेस में से, अपने वर्कर की वेजेस में से कुछ डिडक्शंस करता है तो वो अलाउड है, उसमें उनको कोई सजा या पनिशमेंट या पेनल्टी नहीं हो सकती। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितना परसेंटेज का डिडक्शंस कर सकते हैं, मैक्सिमम कितना परसेंटेज का डिडक्शन हो सकता है। तो कितना परसेंटेज का डिडक्शन हो सकता है? मैक्सिमम हो सकता है 50%, इसको ध्यान में रखना। अब इसमें एक और चीज है, ठीक है, 50% तो अब हुआ है, कोड्स ऑन वेजेस के हिसाब से 50% है, लेकिन पहले क्या था? अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए डिडक्शन हो रहा है, कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए, तो 75% ऑफ द वेजेस तक डिडक्ट किया जा सकता है, लेकिन और अदर के लिए क्या है? 50%। ये दो चीजें थी जो पहले थी। पहले मतलब पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 के अकॉर्डिंग दो परसेंटेज दी गई थी, दो लिमिट्स दी गई थी। वो क्या थी? कोऑपरेटिव सोसाइटी के तहत अगर आप डिडक्शन कर रहे हो तो 75%, 75% तक आप डिडक्ट कर सकते हो एम्प्लॉय के वेजेस में से, और अगर बाकी का कोई डिडक्शन हो रहा है तो वो क्या होगा? 50% तक लिमिट है। लेकिन अब ये वाली जो लिमिट है कोऑपरेटिव सोसाइटी वाली, वो हटा दी गई है। अब चाहे कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए डिडक्शन हो रहा हो या किसी और के लिए डिडक्शन हो रहा हो, टोटल डिडक्शन आपको कितना कर सकते हो? आप केवल 50% कर सकते हो। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब मैं आगे बढ़ती हूँ। आया है अगर आपको इतना समझ में तो प्लीज मुझे थम्स अप करके बता दीजिएगा। ओके, ये क्वेश्चन आई थिंक दोबारा आ गया है, तो मैं इसको बता देती हूँ कि इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट में 1976 कहाँ पे सबसे पहले अप्लाई हुआ था। तो प्लांटेशन एक्ट, जो प्लांटेशन लेबर एक्ट में कवर होते हैं, 1951 एक्ट में जो प्लांटेशन की स्टैब्लिशमेंट कवर होती है, उसमें ये एक्ट अप्लाई हुआ था। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। अब देखो, मैंने यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट के अकॉर्डिंग, तो हमको ये क्वेश्चन पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट के अकॉर्डिंग ही क्या करना है? आंसर करना है। इसमें ये पूछ रहा है, इसमें हमको कैलकुलेट करना है। तो मैंने आपको कल बताया था, क्या बताया था? कि बोनस एक्ट में कैलकुलेशन कैसे होगा। मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रही हूं, अगर आप चाहें तो आप जल्दी से मुझे ये कैलकुलेट करके इसका आंसर बता दीजिए। जल्दी से बताइए, आपके सामने क्वेश्चन है, मैं चाहती हूँ आप अभी इसको कैलकुलेट करिए। आई होप आप कॉपी वगैरह लेके बैठे होंगे, आप छोटी छोटी चीजें नोट करते जाइए ताकि आपको आगे प्रॉब्लम ना हो। तो आप बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। ये जो क्वेश्चन है
इसमें क्या बोल रहा है, एक एम्प्लॉय जिसके वेजेस कितने हैं 20,500 रुपए पर मंथ, वो वेजेस ड्रॉ कर रहा है, उसको वेजेस मिल रहे हैं 10% के हिसाब से। अगर बोनस रेट फिक्स है तो वो कितने बोनस मिल सकता है, उसको कितना बोनस मिल सकता है। प्लीज आप ये क्वेश्चन का आंसर दीजिए मुझे। वेरी नाइस प्रियंका मिश्रा, वेरी गुड वेरी गुड। इट इज 8,400। अच्छा, ऐसा कोई है जिसको नई कैलकुलेशन समझ में आई है? 8,400 आंसर है। क्या है? 8,400। तो चलो मैं एक बार कैलकुलेशन बता देती हूँ। देखो, इसमें ये 20,500 रुपए के वेजेस दिए हुए हैं। हमको इसको कैलकुलेट करने के लिए यूज करना ही नहीं है। ये केवल किस लिए यूज हो रहे हैं? ये यूज हो रहा है ताकि हम ये डिटरमाइन कर सके, ये देख सके कि क्या ये एम्प्लॉय जिसके लिए हम लोग वेजेस बोनस बना रहे हैं, बोनस कैलकुलेट कर रहे हैं, क्या ये एलिजिबल है कि इसको बोनस मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है। तो हाँ, क्योंकि लिमिट कितनी है, 21,000 रुपए की लिमिट है बोनस एक्ट के अकॉर्डिंग। तो इस ये जो वेजेस है इसके कितने 20,500 है, तो जाहिर से तौर पे इसका जो ये जो है बोनस के लिए एलिजिबल है। अब कैलकुलेशन कैसे होगा इसको देख लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेशन कैसे होगा? 7,000 पे कैलकुलेशन होता है, आपको पता है। 7,000 इंटू कितना करेंगे 10, क्यों? क्योंकि 10% का बोनस है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 700, इसको हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 8,400। आई होप आपको इसका कैलकुलेशन समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, एक आध क्वेश्चन न्यूमेरिकल फॉर्म में आ जाता है बोनस एक्ट से, इसलिए इसको इंक्लूड करना जरूरी था। चलिए मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 31। What is the minimum number of days an employee should have served in accounting year to be entitled for receiving bonus? अब इसमें ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितने दिन तक एक वर्कर को काम करना पड़ेगा कि वो एलिजिबल हो सके कि आगे चल के वो बोनस पा सके, उसको बोनस मिले। बोनस मिलने के लिए, बोनस पाने के लिए एक वर्कर को कितने दिन काम करना पड़ेगा कि वो एलिजिबल हो सके। तो आंसर क्या होगा? 30 डेज। 30 डेज तक अगर कोई भी एम्प्लॉय किसी भी इस्टेब्लिशमेंट में काम कर रहा है तो 30 डेज के बाद वो बोनस के लिए एलिजिबल हो जाएगा। लेकिन इतना ध्यान में रखना कि जितने भी टाइम पीरियड उसने काम करा है, बोनस क्या होगा उसके अकॉर्डिंग तय होगा। हमने लास्ट जो ये क्वेश्चन था इसमें हमने क्या करा है, हमने 12 लिया है 1 साल का। वो इसलिए लिया है क्योंकि इसमें ऐसा कुछ मेंशन नहीं है कि उस एम्प्लॉय ने कितने दिन तक काम करा, कितने महीने काम करा, ठीक है, ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। लेकिन अगर उसका टाइम पीरियड भी मेंशन हो कि एक एम्प्लॉय ने इतने महीने काम करा या इतने दिन काम करा, तो फिर हम वो टाइम पीरियड लेंगे जिसके अकॉर्डिंग वो उसका बोनस कैलकुलेट होगा। तो इसका क्या मतलब है, जिसने 2 साल काम करा है उसका बोनस ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द पर्सन जिसने 1 साल एक एस्टेब्लिशमेंट में काम करा है। इतना समझ में आ गया? चलो फिर आगे बढ़ते हैं, अगर आ गया तो समझ में। ठीक है, आंसर क्या है? 30 डेज। अब ये ध्यान से देखो इसका क्वेश्चन। अंडर द प्रोविजन ऑफ पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 के अकॉर्डिंग, in order to determine the bonus of an employee who is not covered under the scheduled employment under the minimum wages act, the amount of monthly wage from the following to be taken into consideration। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि अगर हम पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट की बात करें, बफर हो रहा है, सबको बफरिंग हो रही है? मुझे एक बार बता दो, क्या सबको बफरिंग हो रही है कि केवल हरबन को प्रॉब्लम हो रही है? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है मेरे एंड से नेटवर्क का कोई इशू नहीं है, इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ। सबको बफरिंग हो रही है? ओके ओके, हरमन एक बार आप अपना जो नेटवर्क है उसको रिफ्रेश कर लीजिए।
चलिए, जो भी इस्टेब्लिशमेंट्स, जिसके लिए जो भी एम्प्लॉयज जिन इस्टेब्लिशमेंट्स में काम कर रहे हैं, जिनके लिए बोनस कैलकुलेट किया जाना है, अगर वो इस्टेब्लिशमेंट स्केड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट में मेंशन नहीं है तो उनके लिए कितना लेंगे हम लोग। इसमें बोल रहा है स्केड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट मिनिमम एक्ट, मैंने आपको बताया था मिनिमम वेजेस एक्ट में कुछ एम्प्लॉयमेंट मेंशन है, एक स्केड्यूल दिया गया है, उन स्केड्यूल के अंदर कुछ नेचर ऑफ, मतलब कुछ एस्टैब्लिशमेंट्स, कुछ कंपनीज, आप सिंपली बोल लो, वो क्या है, मेंशन्ड है। उन कंपनीज को हम बोलते हैं, उन एस्टैब्लिशमेंट्स को हम बोलते हैं स्केड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट। अगर हम बोनस कैलकुलेट कर रहे हैं और वो जो एम्प्लॉयमेंट है वो स्केड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट के अंदर नहीं आती है एज पर मिनिमम वेजेस एक्ट, तो उसके लिए हम कौन सा वेज लिमिट को क्या लेंगे, कैलकुलेशन के लिए लेंगे, तो आंसर हो जाएगा 7,000 रुपीज। ठीक है, क्या होगा आंसर, 7,000 रुपीज, ये ध्यान में रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 33। एज पर पेमेंट ऑफ वेजेस अंडर द कोड, कोड का जिक्र है, तो ये क्वेश्चन हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ये क्वेश्चन को हम लोग कोड जो है वेज कोड, उसके अकॉर्डिंग आंसर करेंगे। मैं आपको बार बार ये चीज इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कभी कभी क्या होता है, आप क्वेश्चन देखते हो, आपको लगता है शायद न्यू कोड से क्वेश्चन पूछा गया है, तो मैं उसके अकॉर्डिंग आंसर दे देता हूँ और आंसर गलत हो सकता है। इसलिए हमेशा पहले क्वेश्चन आराम से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है वो देखो, कौन से एक्ट के बारे में पूछा गया है वो देखो, क्या पुराने एक्ट के बारे में क्वेश्चन है, क्या न्यू कोड के बारे में क्वेश्चन है वो देखो, तो हमको क्या चीज बतानी है, ट्रू स्टेटमेंट बतानी है, रॉन्ग चीज बतानी है, ये क्या बतानी है, ये सब देखने के बाद, अच्छे से पढ़ने के बाद फिर हम क्या करेंगे, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन के लिए, क्योंकि आधी चीजें तो हमारा क्वेश्चन अगर हम अच्छे से समझ लेंगे तो वही सॉल्व कर देगा। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब वेज कोड, कोड्स ऑन वेजेस 2019 के अकॉर्डिंग ये बोल रहा है कि फाइन्स कितने दिन के बाद रिकवर नहीं किए जा सकते। मैंने आपको कल वाले स्लाइड्स में, कल वाली वीडियो में फाइन के बारे में बताया था, 3-4 चीजें बताई थी। 15 साल के कम उम्र के बच्चे से हम फाइन नहीं ले सकते, एम्प्लॉय से फाइन को इंस्टॉलमेंट्स में नहीं लिया जा सकता, अगर इतने दिन का टाइम पीरियड एक्सपायर हो गया है तो उसके बाद हम फाइन को रिकवर नहीं कर सकते किसी भी एम्प्लॉय से। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो यही पूछ रहा है कि कितने दिन के बाद हम अपने फाइन को रिकवर नहीं कर सकते, तो आंसर क्या है, 90 डेज। वेरी नाइस, 90 डेज। और ये ध्यान में रखना, चाहे पुराना एक्ट हो पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट का या न्यू कोड हो, कोड्स ऑन वेजेस, दोनों में प्रोविजन सेम है, कोई चेंजेस नहीं हुए हैं प्रोविजंस में। ठीक है, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 34। एज पर पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, establishments which are not covered under the act, the state government after giving how months notice may extend the provision of the act to the establishment। अब देखो, इसमें ये बोल रहा है कि पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट कुछ कुछ इस्टेब्लिशमेंट्स में अप्लाई होता है। ठीक है, होता है, ये तो पता होगा आपको। कुछ कुछ इस्टेब्लिशमेंट्स में अप्लाई नहीं भी होता है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो ये पर्टिकुलर एक्ट, कौन सा एक्ट, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट को उन इस्टेब्लिशमेंट्स में भी अप्लाई करवा सकती है जिन इस्टेब्लिशमेंट्स में वो पहले अप्लाई नहीं होता है, लेकिन अप्लाई करवाने से पहले उनको कुछ महीने का नोटिस देना पड़ता है, ऑफिशियल नोटिस, गजेटेड जो नोटिफिकेशन होता है उसको आपको एक तरह से इन्फॉर्म करना पड़ता है, एक नोटिस, एक नोटिफिकेशन के थ्रू इन्फॉर्म करना पड़ता है कि हाँ, स्टेट गवर्नमेंट ये इन्फॉर्म करती है कि मैं, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, इस एक्ट के प्रोविजंस को इन इस्टेब्लिशमेंट्स में अप्लाई कर रहे हैं। और वो जो महीने होते हैं ना, कुछ महीने का नोटिस, वो इसीलिए किया जाता है ताकि अगर कोई ऑब्जेक्शन आना है उन इस्टेब्लिशमेंट्स में से कि आप जिन इस्टेब्लिशमेंट्स में ये अप्लाई होने वाला है, तो वो उस टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग उन टाइम पीरियड में ऑब्जेक्शन आ जाए। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितने महीने का नोटिफिकेशन देने के बाद आप क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, तो आंसर क्या होगा, 3 मंथ्स।
इसमें ध्यान में रखना 2 मंथ्स आंसर नहीं है, ये एकमात्र एक ऐसा एक्ट है जिसमें ये जो महीना है ना 2 मंथ्स का नहीं है। बाकी सारे एक्ट्स में जनरली क्या है, केवल 2 मंथ्स का नोटिफिकेशन, 2 मंथ्स का नोटिस देने के बाद आप प्रोविजंस को किसी भी एक्ट में अप्लाई कर सकते हो। लेकिन पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट में 3 मंथ्स का नोटिस दिया जाता है, तो ये ध्यान में रखना। कितने महीने का? 3 महीने का नोटिस दिया जाता है। आगे समझ में, आगे बढ़ा जाए, ठीक है। कोई इशू है, कोई क्वेरी है? अभी तक जितना भी मैंने करवाया है पिछले वीडियो से इस वीडियो से है तो बता दो, मैं सॉल्व कर दूंगी, फिर हम आगे बढ़ते हैं। किसी को कोई क्वेरी है? किसी को कोई प्रॉब्लम है? सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई चीज समझ नहीं आ रही है? बता दीजिए। लास्ट वीडियो जो कल वाली वीडियो थी उसमें कोई दिक्कत आई? अगर नहीं आई है और इस वाली वीडियो में अभी तक कोई दिक्कत नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा देखो, आप लोगों से मैं एक चीज बोलना चाहती हूँ, ठीक है। अब जब मैं ये कोड्स ऑन वेजेस के जितने भी एमसीक्यूज हैं वो कंप्लीट करवा दूंगी, तो कंप्लीट मतलब जिस दिन मेरा लास्ट वीडियो होगा कोड्स ऑन वेजेस का, उसके बाद मैं जो नेक्स्ट वीडियो लाऊंगी उस दिन मैं क्या करूंगी, आपका टेस्ट लूंगी। मतलब वो वीडियो होगा एक तरह से रिवीजन वीडियो। उसमें हम सारे जितने भी हमने कोड्स ऑन वेजेस के अभी तक हमने क्या करे क्वेश्चंस करे उसका मैं आपको दूंगी और आप मुझे आंसर करके बताओगे कि कौन कौन से हैं। देखो पीडीएफ वगैरह के लिए आपको ऐप में जाना पड़ेगा, जो गिल्स मेंटोर्स की ऐप है, आप वहां कांटेक्ट करके सारे मटेरियल्स की जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। आपको ये चीज ओके है? अगर है तो आप थम्स अप करिए, अगर नहीं है, अगर आपको लगता है कि नहीं रिवीजन की जरूरत नहीं है, जल्दी से नेक्स्ट वीडियो मतलब नेक्स्ट एक्ट शुरू करना है, तो आप मुझे बता दीजिए। रिवीजन की जरूरत है तो आप मुझे बता दीजिएगा। ये जब एक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो मैं क्या करूंगी, ये एक्ट कंप्लीट होने के बाद इस एक्ट के सारे क्वेश्चंस को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। फिर मैं आपको आंसर नहीं बताऊंगी, फिर आपको आंसर आपको बताना पड़ेगा। मैं रुकूंगी, जितना भी देर होगी मैं रुकूंगी और आप मुझे आंसर बताएंगे हर क्वेश्चन का, ठीक है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इज एम्पावर्ड, सेक्शन 7 इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976 के सेक्शन 7 के अंडर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को ये पावर है, ये अथॉरिटी है कि वो एक ऑफिसर को, एक अथॉरिटी को हायर कर सकती है, अपॉइंट कर सकती है। अब जो भी किसी भी अथॉरिटी को अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, वो किस लिए अपॉइंट करा जा रहा है, ताकि जो भी क्लेम्स, कंप्लेंट्स, जो भी डिस्प्यूट है उसके जो केसेस हैं उसको देखे, सुने, उसको डिसाइड करे, ठीक है। अब वो कौन सी अथॉरिटी है? वो जो अथॉरिटी है जो भी अपॉइंट की जाएगी बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, उसकी रैंक जो होगी वो किससे कम नहीं होनी चाहिए, लेबर ऑफिसर से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास ये पावर है सेक्शन 7 के अंडर। सेक्शन 7 कौन सा? इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976 का सेक्शन 7। इसके अंडर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एक अथॉरिटी, एक ऑफिसर को अपॉइंट करती है। वो अथॉरिटी क्या हो सकती है? वो अथॉरिटी क्यों अपॉइंट की जाती है? ताकि जो कंप्लेंट्स हैं, कंप्लेंट्स और क्लेम्स हैं, पैसों से रिलेटेड क्लेम्स हैं कि मेरे को एम्प्लॉयर ने कम पैसे दिए हैं, मेरा इतना पैसा बकाया है, या मेरे साथ ये नाइंसाफी हुई है, इससे रिलेटेड जितने भी कंप्लेंट्स, क्लेम्स हैं, उसको वो सुन सके, उसको वो डिसाइड कर सके, उसके लिए वो अथॉरिटी बिठाई जाती है, अपॉइंट की जाती है। अब वो अथॉरिटी की जो रैंक होगी, मतलब किसके लेवल की अथॉरिटी होगी, तो वो अथॉरिटी की रैंक लेबर ऑफिसर से कम की नहीं होनी चाहिए। ये क्वेश्चन मैं जितने भी करवा रही हूँ पुराने वाले, ध्यान रखना। देखो कोड्स ऑन वेजेस के जो क्वेश्चंस हैं उसमें तो लिखा हुआ है कोड्स ऑन वेजेस, ठीक है, इतना समझ में आ गया। जो बाकी के क्वेश्चंस है ना, जैसे कि इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट का मैंने अभी आपको क्वेश्चन करवाया, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट का क्वेश्चन करवाया, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ये सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं पहले भी। तो इसको आप अच्छे से समझो और पढ़ो, ठीक है। चलो 36 क्वेश्चन करते हैं। कोड्स ऑन वेजेस के अकॉर्डिंग सेट ऑफ कैन बी डन फॉर नेक्स्ट हाउ मेनी ईयर्स।
अब सेट ऑफ एंड सेट ऑन क्या होता है इसको आपको पता नहीं होगा, आई होप आपको पता हो। अच्छा ये बताइए, आप लोगों ने बोनस एक्ट पढ़ा है ना? पढ़ा है तो एक बार मुझे बताओ, सेट ऑन एंड सेट ऑफ क्या होता है? कोई मुझे बता सकता है सेट ऑन एंड सेट ऑफ क्या होता है? बोनस एक्ट में सेट ऑन एंड सेट ऑफ क्या होता है? लखवीर कौर, वेरी गुड, सी आंसर है, वेरी गुड। इसका जो आंसर है कि सेट ऑफ या सेट ऑन को कितने ईयर्स तक हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं? तो आंसर क्या है? 4 ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता है अकाउंटिंग ईयर। और ये जो प्रोविजन है ये पुराना प्रोविजन है, इसमें कोई चेंज नहीं आया है। पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट में भी सेम प्रोविजन था। कोर्स ऑन वेजेस के चैप्टर जो बोनस एक्ट का जो बोनस का चैप्टर है पेमेंट ऑफ बोनस का, उसमें भी सेम प्रोविजन है। राजवीर कौर एक बात बताइए, आप ये जो सब्जेक्ट है ये पहली बार पढ़ रहे हो या आप मुझे बताओ कौन कौन ऐसे हैं जो ये सब्जेक्ट मतलब ये क्वेश्चन नहीं, ये सब्जेक्ट पहली बार पढ़ रहे हो? मेरे से आप पहली बार पढ़ रहे हो, ऐसे कितने लोग हो आप लोग? कौन कौन ऐसा है जो फर्स्ट टाइम लेबर लॉ का सब्जेक्ट पढ़ रहा है? और हरमन प्लीज आप हिंदी में या इंग्लिश में लिख सकते हैं। आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, मुझे गुरमुखी नहीं आती है पढ़नी। एक्चुअली मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूँ कि फिर क्योंकि अगर आप लोग फर्स्ट टाइम हो तो फिर मुझे आपको और अच्छे से समझाना पड़ेगा। हरमन सिंह आप अच्छा बताइए, आपका बैकग्राउंड क्या है? मतलब आपने क्या डिग्री ली है? आपका क्या जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है आप लोगों की? क्योंकि फिर उसके अकॉर्डिंग मुझे आप लोगों को चीज़ें समझानी पड़ेंगी, क्योंकि थोड़ा सा आपके लिए कंफ्यूजिंग हो सकता है ये सब्जेक्ट, थोड़ा सा टफ हो सकता है ये सब्जेक्ट। अच्छा, आप लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो? फर्स्ट टाइम। अमनदीप, अच्छा अमनदीप कौर फर्स्ट टाइम है, हरमन सिंह फर्स्ट टाइम है, जोगिंदर सिंह फर्स्ट टाइम है। ओके 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 ओके, मतलब काफी लोग फर्स्ट टाइम हैं। आई सी। अच्छा देखिए, अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो या तो आप जो चैनल में ऐप वगैरह है वहां से आप अपना कंफ्यूजन क्लियर कर सकते हैं। आप अपने जो कंफ्यूजन है वो जो भी लाइव सेशंस होते हैं उनके कमेंट सेक्शन में आप ड्रॉप कर दीजिएगा, ठीक है? नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सबसे पहले कंफ्यूजन क्लियर करूंगी, फिर मैं आपको नेक्स्ट चीजें पढ़ाऊंगी। ऐसा कर सकते हो आप पढ़ो अच्छे से। कभी भी कोई भी चीज हो, कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में, जैसे कि ये अभी वीडियो है, लाइव सेशन है, इसके कमेंट सेक्शन में आप अपनी जो भी क्वेश्चन है जो आपको नहीं समझ में आया है, आपको पूछना है, तो आप वहां पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ताकि फिर मैं वो क्वेश्चन सब देखूंगी और फिर जब नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगी तो उसमें मैं आपको क्या करूंगी, वो सारे क्वेश्चन क्लियर करूंगी। क्योंकि अगर आप लोग फर्स्ट टाइम हो तो मैं समझ सकती हूँ कि आप लोगों के लिए थोड़ा टफ होगा लेबर लॉ का, इंडस्ट्रियल रिलेशंस का ये सब्जेक्ट समझना। इसलिए मैं फिर अपनी जो समझ मतलब जो मैं आपको बताना चाहती हूँ मैं और बेसिक से स्टार्ट करूंगी, ठीक है? मैं काफी बेसिक से स्टार्ट करूंगी ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। अच्छा, सारे फर्स्ट टाइम है, ओके ओके। तो आप लोग ये बताओ, आपको कल वाला जो क्वेश्चंस थे, जो चीजें थी, वो समझ में आई थी कि आपने ऐसे ही बोला कि हाँ मैम समझ में आया? गुड आफ्टरनून, इट्स मी, गुड आफ्टरनून। चलिए, हो गया आप? अच्छा ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना बच्चे आप लोगों को? अच्छा ठीक है, आ गया ना समझ में?
थैंक यू राजवीर कौर। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप बेझिझक मुझसे कमेंट सेक्शन में अपने जितने भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, आप सारे क्वेश्चंस, अपने छोटे डाउट हो गए, मतलब अगर आपको लगता है कि ये तो बहुत छोटा सा डाउट है, इसको मैं पूछूं ना पूछूं, तो ऐसा बिल्कुल मत समझना। आप जितने भी डाउट्स हैं आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख दीजिएगा। जब नेक्स्ट वीडियो लाऊंगी तो मैं नेक्स्ट वीडियो में सबसे पहले आपके जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर करूंगी और फिर मैं आगे बढ़ूंगी। चलिए अब हम आगे का क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा डिफरेंट है, तो हम इसको अच्छे से समझेंगे। कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, कोड्स ऑन वेजेस में टोटल 4 शेड्यूल्स हैं, ठीक है। कौन सी शेड्यूल है ये देख लो। कोड्स ऑन वेजेस में ये 4 शेड्यूल्स मेंशन है। पहली शेड्यूल में हम किसके बारे में बात करते हैं? सेट ऑफ एंड सेट ऑन के बारे में बात होती है। पहली शेड्यूल में सेट ऑन एंड सेट ऑफ के बारे में बात होती है। गुड इवनिंग अमित, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सेकेंड शेड्यूल में कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, और ये चीज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको प्लीज आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसका आप लिख लो, आपको कुछ करना है आप जो करो, लेकिन आप इसको ध्यान में रखना क्योंकि इससे क्वेश्चन बनेगा। ये जो स्केड्यूल्स दी हुई है इससे हमेशा एक एक क्वेश्चन आता है, तो आप प्लीज इसको स्क्रीनशॉट ले लो, आप कुछ करना आप करो, लेकिन इसको ध्यान में रखना। स्केड्यूल ए में क्या है हमारे पास? सेट ऑफ एंड सेट ऑन के बारे में दिया गया है। स्केड्यूल बी में क्या है? कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। अगर बैंकिंग कंपनी के लिए ग्रॉस प्रॉफिट आप कैलकुलेट कर रहे हो तो वो कैलकुलेशन किसके हिसाब से होगा? वो सारी चीजें स्केड्यूल बी में दी गई हैं, ठीक है। अगर आप ऐसी कोई कंपनी जो बैंकिंग कंपनी नहीं है उसके लिए ग्रॉस प्रॉफिट का कैलकुलेशन कर रहे हो तो आप किसके अकॉर्डिंग करोगे? वो उस रूल्स के अकॉर्डिंग करोगे जो रूल स्केड्यूल सी में दिए गए हैं। और जो सम्स है, मतलब क्या डिडक्शन होगा ग्रॉस प्रॉफिट को कैलकुलेट करते समय, हम क्या क्या चीज़ें डिडक्ट कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें डिडक्ट नहीं कर सकते हैं, इसके बारे में हमको कहाँ देखने को मिलता है? स्केड्यूल डी में। तो याद कर लो इसको। 4 स्केड्यूल्स हैं इस कोड में, स्केड्यूल ए, स्केड्यूल बी, स्केड्यूल सी, स्केड्यूल डी। ए स्केड्यूल में सेट ऑन एंड सेट ऑफ के बारे में दिया गया है। बी स्केड्यूल में ग्रॉस प्रॉफिट, बैंकिंग कंपनी के ग्रॉस प्रॉफिट का कैलकुलेशन दिया गया है। सी स्केड्यूल में बाकी की कंपनी जो बैंकिंग कंपनी नहीं है उसके ग्रॉस प्रॉफिट का कैलकुलेशन दिया गया है। एंड फर्दर सम्स टू बी डिडक्टेड, ग्रॉस प्रॉफिट को कैलकुलेट करते समय जो भी चीज़ें डिडक्ट होनी है, क्या होनी है, कैसे होनी है, वो हमको कहाँ देखने को मिलता है? स्केड्यूल डी में। अब आप सोचोगे कि कोड्स ऑन वेजेस में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं ना, तो स्केड्यूल भी शायद चेंज हुई हो, तो हाँ स्केड्यूल चेंज हुई है। तो ये ध्यान में रखना कि सेम यही स्केड्यूल हमको कहाँ देखने को मिलती है? पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट में। पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, ये जो चीज है ये पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट की स्केड्यूल है और ये है कोड्स ऑन वेजेस की स्केड्यूल। कोड्स ऑन वेजेस, आप प्लीज आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और अच्छे से पढ़ लेना। अब इसमें और इस कोड्स ऑन वेजेस और बोनस एक्ट में क्या डिफरेंस है इसको देखते हैं। कुछ डिफरेंस नहीं है, आराम से देखो। जो चीज बोनस एक्ट में लास्ट में दी गई है कोड्स में वही चीज पहली कर दी गई है। तो फोर्थ को फर्स्ट बना दिया गया, फर्स्ट को सेकंड बना दिया गया, सेकंड को थर्ड बना दिया गया, थर्ड को फोर्थ बना दिया। सिंपल। फोर्थ को फर्स्ट बनाया, फर्स्ट को सेकंड बनाया, सेकंड को थर्ड बनाया और थर्ड को फोर्थ बनाया। ठीक है, आ गया समझ में? नहीं आया फिर से बताऊं? ठीक है, एक बार और बता देती हूँ, एक बार और अच्छे से सुन लो। पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट में भी यही स्केड्यूल दी गई है जो हमको कोड्स ऑन वेजेस में देखने को मिलती है, लेकिन दोनों के स्केड्यूल में अंतर क्या है? केवल ऑर्डर का अंतर है। बोनस एक्ट में जो चीज लास्ट में थी कोड्स ऑन वेजेस में वो चीज पहले है। देखो बोनस एक्ट में फोर्थ स्केड्यूल में जो चीज दी गई है कोड्स में यही चीज फर्स्ट कर दी गई है। कोड्स में यही चीज फर्स्ट कर दी गई है। ठीक है, तो मतलब सेट ऑन एंड सेट ऑफ को पहले डाल दिया गया। तो अब जब फोर्थ वाला पहला आ गया तो पहला वाला शिफ्ट होके अपनी प्लेस सेकंड में चला गया।
सेकंड वाला थर्ड में आ गया और थर्ड वाला फोर्थ में चला गया। ठीक है, समझ में आया? आ गया? आ गया तो एक बार थम्स अप कर दो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सुख आप एक्चुअली में ये 3 बजे से क्लास स्टार्ट हुई है मेरी, तो अभी थोड़ा टाइम हो गया है। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। आपको स्केड्यूल के बारे में समझ में आ गया, याद हो गया, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? तो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखो कोड्स ऑन वेजेस में जो जो स्केड्यूल दी है उसको पढ़ लेते जल्दी से, फिर हम ये वाला सेशन खत्म करेंगे। अब द मैटर्स रिलेटेड टू सम्स डिडक्टेड, एम्प्लॉयर ग्रॉस प्रॉफिट में से कैलकुलेट करते समय क्या क्या सम्स, क्या क्या चीजें डिडक्ट करेगा, ये हमको कौन से स्केड्यूल में देखने को मिलती हैं? मैंने अभी आपको बताया कौन से स्केड्यूल में। सॉरी 40 नहीं, ये वाला है 38 क्वेश्चन है, मैंने एक स्लाइड मिस कर दी है। देखो, कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, बैंकिंग कंपनी के लिए ग्रॉस प्रॉफिट का कंप्यूटेशन हमको कौन सी स्केड्यूल में देखने को मिलता है? कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट हमको देखने को मिलता है स्केड्यूल बी में। ठीक है, स्केड्यूल बी में कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट हमको देखने को मिलता है स्केड्यूल बी में। कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इन केस ऑफ कंपनी, ऐसी कंपनी जो बैंकिंग कंपनी नहीं है उसके लिए ग्रॉस प्रॉफिट अगर कैलकुलेट करना है तो वो स्केड्यूल सी है। सम्स टू बी डिडक्टेड, ऐसे सम्स जब हम ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं उस कैलकुलेशन के दौरान कुछ चीजों को डिडक्ट किया जाता है, तो वो चीजें डिडक्ट होती हैं कौन सी स्केड्यूल के अकॉर्डिंग? कौन सी स्केड्यूल के अकॉर्डिंग डिडक्ट होती है? स्केड्यूल डी। इतना समझ में आया? ठीक है, कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट बैंकिंग कंपनी स्केड्यूल बी, कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट अदर देन बैंकिंग कंपनी स्केड्यूल सी, सेट ऑफ स्केड्यूल ए, और सम्स टू बी डिडक्टेड, ग्रॉस प्रॉफिट को कैलकुलेट करते समय जो भी डिडक्शंस वगैरह करने हैं उसके बारे में हमको कहाँ देखने को मिलता है? स्केड्यूल डी में। इतना समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। All amount, question number 41st, all amount payable to an employee by way of bonus under the code on the wages shall be paid by crediting it in the bank account of the employee by his employer। तो अब इसमें हमको पूछा जा रहा है कि 2019 कोड्स ऑन वेजेस के अकॉर्डिंग जो भी बोनस मिलना है किसी भी वर्कर को, किसी भी एम्प्लॉय को, तो वो कैसे उसको मिलेगा, कितने टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग मिलेगा? मतलब जैसे उसका बोनस तैयार हो गया तो अब एम्प्लॉयर के पास कितने समय, कितना टाइम पीरियड है कि वो उसको बोनस दे सकता है? तो आंसर है 8 महीने। तो 8 महीने तक वो कभी भी उसको बोनस देगा। ऐसा नहीं है कि आज पेबल हुआ है तो कल ही दे देगा, उसके पास विद इन 8 मंथ्स, टोटल 8 मंथ्स का टाइम पीरियड है, 8 मंथ के अंदर अंदर वो कभी भी उसको बोनस दे सकता है। और बोनस कैसे जाएगा? डायरेक्टली उसके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। और ये 8 मंथ वाला जो क्राइटेरिया है, 8 महीने का क्राइटेरिया, ये पहले भी ऐसे ही था। ठीक है, मतलब नॉर्मल बोनस पे करने का जो टाइम लिमिट है वो कितनी है? 8 मंथ्स की टाइम लिमिट है। तो पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट में भी ये सेम टाइम लिमिट थी और कोड्स ऑन वेजेस में भी सेम टाइम लिमिट है। देयर इज नो चेंज। ठीक है, चलिए अब देखो, अब अगर द टाइम पीरियड विद इन विच द एम्प्लॉयर शैल पे द बोनस टू एन एम्प्लॉय, अब अगर हमने 8 महीने की बात करी तो 8 महीने, तो देखो ये वाला जो 8 महीने है ये नॉर्मल टाइम है। ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अगर चाहे तो जो टाइम लिमिट है पेमेंट ऑफ बोनस की वो एक्सटेंड कर सकती है, कितना बढ़ा सकती है टाइम लिमिट, लेकिन कितने टाइम के बाद वो बढ़ा नहीं सकती, मतलब मैक्सिमम वो कितने टाइम तक बढ़ा सकती है। और ये बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास ये राइट है कि वो 8 महीने का जो टाइम लिमिट हमने इससे पहले पढ़ी थी उसको बढ़ा सकती है। तो कितना बढ़ा सकती है? 2 साल, 2 ईयर्स तक वो और बढ़ा सकती है। तो इसका मतलब है नॉर्मल टाइम लिमिट जो है नॉर्मल सिनेरियो में वो कितना है?
8 महीने का। लेकिन अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट चाहे तो 8 महीने की जो टाइम लिमिट है वो बढ़ा सकती है 2 साल तक। तो 2 साल के बाद नहीं आप पे कर सकते, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 साल तक बोनस हो सकता है। लेकिन 2 साल का जो टाइम पीरियड है उसको बढ़ाने का, 2 साल तक टाइम पीरियड को बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास है। प्रियंका, मैं फिर से आपको 41 बढ़ा देती हूँ। 41 जो क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि अभी हमने देखो हमने पढ़ा था ना कि बोनस पे करना पड़ता है, बोनस मिलता है, हमने बोनस के लिए कैलकुलेट भी करा था, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है कि बोनस कब तक मिल सकता है, बोनस का टाइम पीरियड क्या है, ठीक है, कितने टाइम पीरियड के अंदर एक एम्प्लॉयर बॉस बोनस दे सकता है। तो नॉर्मली 8 महीने का टाइम पीरियड होता है, 8 मंथ्स का, जिसमें उसको बोनस देना पड़ेगा। लेकिन अगर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट चाहे तो ये 8 मंथ्स को बढ़ा सकती है। अब कितना बढ़ा सकती है? अप टू 2 ईयर्स। तो 41 क्वेश्चन और 42 क्वेश्चन मैंने यही आपको बता दिया, ठीक है। 3 बजे होती है हरमन हमारी क्लास, 3 o'clock होती है, 3 o'clock। नहीं, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। ये छोटी छोटी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये ध्यान में रखना। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है। ये 2 टाइम लिमिट आपको समझ में आई। 8 महीने की जो टाइम है नॉर्मल टाइम है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट चाहे तो उसको बढ़ा सकती है 2 साल तक। अब अगर बोनस को पेमेंट से रिलेटेड, बोनस पेमेंट से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट चल रहा है, डिस्प्यूट मतलब नॉर्मल झगड़ा चल रहा है, झगड़ा इन द सेंस एम्प्लॉय जो वर्कर था उसने बोला कि मुझको लेट से 500 रुपये का बोनस मिलना चाहिए था, लेकिन एम्प्लॉयर ने उसको केवल 250 रुपये बोनस दिया है। मैं आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बता रही हूँ, तो ये 500 250 को इग्नोर करिएगा। एम्प्लॉय या वर्कर बोल रहा है कि मुझे 500 रुपये का बोनस मिलना था, लेकिन एम्प्लॉयर ने उसको कम बोनस दिया है, 250 रुपये का। तो अब डिस्प्यूट हो गया, वर्कर बोल रहा है नहीं मुझे ज़्यादा बोनस मिलना था। तो अब ये डिस्प्यूट किसके पास गया? सेटलमेंट के लिए अथॉरिटी के पास गया। तो जब सेटलमेंट जो केस है वो अथॉरिटी के पास जा रहा है, उस दौरान बोनस तो पे होगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा, बिल्कुल। लेकिन जो भी बोनस है, एम्प्लॉयर ने जो भी बोनस तय करा है उसको वो डिपॉजिट करवा देगा अथॉरिटी को। जब तक पेमेंट से रिलेटेड केस चल रहा है तब तक एम्प्लॉयर को जो लगता है, चाहे वो कम हो ज़्यादा हो डजंट मैटर, एम्प्लॉयर को जो लगता है कि मेरे हिसाब से इतना बोनस बनता है, भले ही वर्कर कितना भी बोल रहा हो, मेरे हिसाब से इतना है, तो जितना भी एम्प्लॉयर को लगता है वो डिपॉजिट करवा देगा टू दी अथॉरिटी, और तब तक केस चलता रहेगा। उस केस के दौरान डिपॉजिट करवा देगा। अब केस डिसाइड हो गया, ठीक है, जजमेंट आ गया, अवार्ड आ गया, तो कितने केस के डिसीजंस के बाद, जो कोर्ट है उसके जजमेंट के बाद कितने टाइम पीरियड के अंदर बोनस मिल जाना चाहिए? तो आंसर क्या है? 2 महीने। आंसर है 2 मंथ्स। 2 मंथ्स के अंदर क्या हो जाना चाहिए? बोनस मिल जाना चाहिए। नहीं, आई एम सॉरी, आंसर इसका होगा 1 मंथ। 1 मंथ के अंदर, ठीक है, ये ध्यान में रखना। अगर डिस्प्यूट है, अगर बोनस पेमेंट से रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट चल रहा है एम्प्लॉयर और वर्कर के बीच में, तो क्या होगा? वो डिस्प्यूट किसके पास जाएगा? अथॉरिटी, ट्रिब्यूनल, कोर्ट के पास चला जाएगा। उस दौरान एम्प्लॉयर क्या करेगा? उसको जो भी लगता है कि मेरे हिसाब से इतना बोनस है, वो क्या करेगा? वो डिपॉजिट करवा देगा अथॉरिटी के पास। अब अथॉरिटी इंक्वायरी सेट करेगी, पूरा देखेगी, केस को अच्छे से एनालाइज करेगी। उसको लगता है जो भी उसका डिसीजन होगा वो अपना डिसीजन को बोलेगी, अपना ऑर्डर पास कर देगी, अपना जजमेंट दे देगी। अब जिस दिन भी उसका जजमेंट आया है उस दिन से 1 महीने के अंदर अंदर बोनस एम्प्लॉय को मिल जाना चाहिए। कितना? 1 महीना। आई होप आपको इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब आगे बढ़े, चलो। How many members are there representing state government as nominated by central government in the Central Advisory Board? Central Advisory Board में जो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जो लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट को, वो कितने लोग हैं जो स्टेट गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करें? 5। तो मतलब सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड में स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ मेंबर्स आते हैं। तो वो कितने मेंबर्स हैं और नॉमिनेट उनको कौन कर रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट ही नॉमिनेट करेगी।
लेकिन वो लोग कौन से होंगे, स्टेट गवर्नमेंट के लोग होंगे, और वो कितने होंगे, 5। ठीक है, थ्योरी करवाऊं मैं आप लोगों को? चलिए मैं देखती हूं। बच्चे मैं बुक से नहीं करवा रही हूँ, ये सारे हमने खुद मैंने बनाए हैं, बुक से नहीं है ये क्वेश्चन। अगर आप चाहते हो कि आपको ये जो एक्ट है ये आपको डिफाइन अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, अच्छा रुको एक सेकेंड, ये क्वेश्चन मैं करवा लूँ, फिर अभी एक सेकेंड रुको, मैं पूरे क्वेश्चंस करवा लेती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि क्या है क्या नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड में बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, ठीक है, कुछ मेंबर्स स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से भी अपॉइंट होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट उनको अपॉइंट करती है। वो कितने मेंबर्स हैं, 5 मेंबर्स हैं। अब इसमें बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 45 में, विमेन, हाउ मेनी विमेन शैल बी विमेन एज अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इसमें बोल रहा है कि विमेन जो चेयरपर्सन होगा, चेयरपर्सन कितनी वुमेन जो है, जो सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड में कितनी वुमेन्स आ सकती हैं, तो 1/3 वुमेन सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड में होंगी। जितने भी टोटल मेंबर्स हैं सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड में, उसका 1/3 हिस्सा वुमेन होना चाहिए, और चेयरपर्सन जो बोर्ड में चेयरपर्सन होंगे उसमें भी 1/3 हिस्सा वुमेन का होना चाहिए। ठीक है, मनदीप कौर, आपको क्या हुआ, आपको कुछ चीज प्रॉब्लम है तो आप बताओ, क्या समझ में नहीं आ रहा? आगे बढ़े, चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46, द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन अपॉइंट 1 or more authorities to hear and determine the claims which arises under the provision of codes on wages not below the rank of what। अब देखो इसमें देखो क्या बोल रहा है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या करती है, जो भी कंप्लेन वगैरह आती हैं, जो भी केसेस वगैरह आती हैं, उनको सुनने के, उनकी सुनवाई के लिए, उनको डिसाइड करने के लिए एक अथॉरिटी को अपॉइंट करा जाता है। ठीक है, एक अथॉरिटी अपॉइंट होती है, और वो अपॉइंटमेंट किससे होता है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। एक या एक से ज्यादा लोग अपॉइंट किए जा सकते हैं। अब उनकी रैंक कितनी होनी चाहिए, गजेटेड ऑफिसर से कम की रैंक नहीं होनी चाहिए, मतलब उनकी रैंक गजेटेड ऑफिसर से कम नहीं होनी चाहिए, उतनी या उससे ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, as per the provision of codes on wages, question number 47, any application before the authority for claim may be filed within the period of। तो इसमें बोल रहा है कि ये जो अभी हमने पढ़ा, देखो मुझे पता है आप लोगों को शायद इसमें थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि आपने थ्योरी नहीं पढ़ी है ना, तो मैं आपको अच्छे से इसकी थ्योरी भी समझा दूंगी, थोड़ा सा टाइम दो, मेरी दूसरी ही क्लास है, अभी मुझे आपको भी समझने में टाइम लग रहा है, मुझे ये समझना है कि आपको कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है। देखो मैंने अभी जैसे अभी आप लोगों से पूछा तो मुझे पता चला कि आप में से काफ़ी लोगों को फर्स्ट टाइम है आपका ये सब्जेक्ट पढ़ने में, तो अब मैं समझ रही हूँ, तो उसके हिसाब से अब मैं आगे की वीडियोज़ लाऊंगी। ठीक है, आप डरो मत, इसमें कोई कुछ डरने की बात नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा। देखो क्या होता है, जैसे कि क्लेम्स का मतलब क्या होता है इसको समझो। जैसे वर्कर है कोई, ठीक है, वर्कर को ज्यादा पैसे मिलने चाहिए थे, उसका वेजेस रुक गया, एम्प्लॉयर ने क्या करा, उसके वेज रोक दिए, बोनस रोका हुआ है, या कम पैसे दे रहा है, या अपने जो मेल वर्कर्स हैं उनसे कम पैसे दे रहा है। तो ऐसे जो झगड़े हैं, ऐसे डिस्प्यूट हैं, उसके लिए वो क्या कर सकता है, एप्लीकेशन दे सकता है कि देखो मेरे को ये मेरा जो ड्यू था, मेरा जो इतना पैसा बकाया था वो मुझे नहीं मिला है, एम्प्लॉयर ने मुझे कम पैसे दिए हैं, वेजेस मेरे को नहीं मिले। इससे रिलेटेड जितने भी क्लेम्स होते हैं, क्लेम का मतलब होता है कि बताना, एक तरह से अपनी बात रखना कि आप एप्लीकेशन दे रहे हो अपने हायर अथॉरिटी को। यहाँ पर अथॉरिटी का मतलब ये है कि जो डिस्प्यूट जैसे कोर्ट वगैरह होती है ना, तो आप वैसे ही समझो, एक ऐसी अथॉरिटी बैठेगी, डिसाइड करेगी वो कि जो भी उसके सामने केस आएगा, वर्कर जो भी केस लाएगा उसको देखेगी, इंक्वायरी करेगी, उसको लगता है ठीक है तो वैसे अपना जजमेंट देगी, अगर उसको नहीं लगता तो उसके हिसाब से अपना जजमेंट देगी।
अब इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि वर्कर जिस दिन उसके पास, जिस दिन भी उसको कम पैसे मिले, जिस दिन से वो सब चीज़ें अराइज हुई, वो सारा झगड़ा, वो सारी चीज़ें, वो सारे डिस्प्यूट खड़े हुए हैं, उस दिन से कितने साल के अंदर वो अपनी एप्लीकेशन को अथॉरिटी को दे सकता है? तो आंसर क्या होगा? 3 साल। कितने साल के अंदर? 3 साल के अंदर अथॉरिटी को अपनी एप्लीकेशन दे सकता है। ठीक है। अब देखो, आज अगर कोई भी ये वाली वीडियो में आपको कोई भी क्वेश्चन में, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन का नंबर लिख के आपको पूछ लेना कि मैडम इस क्वेश्चन में ये चीज़ आपने बताई थी मुझको समझ नहीं आई है, तो फिर मैं उससे रिलेटेड जो थ्योरी है ना वो मैं आपको पढ़ा दूंगी। ठीक है। अगर आपको ये चीज़ सही लगती है तो एक बार मुझे थम्स अप कर दीजिए। अब चलिए मैं अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के बारे में आपको बता देती हूँ। ठीक है। और मैं आज का लाइव सेशन यहीं पर कंप्लीट कर रही हूँ, लेकिन मीनवाइल मैं आपको बताती हूँ कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या होती है। चलिए, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट समझो। अब देखो, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब है 2 गवर्नमेंट, एक होती है सेंट्रल, एक होती है स्टेट। ठीक है। एक होती है सेंट्रल, एक होती है स्टेट। अब कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं, ऐसे इंस्टीट्यूट होते हैं जैसे कि रेलवेज, ठीक है, जैसे कि बैंकिंग, जैसे माइंस, ये सब चीजें सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती हैं। ठीक है। यहाँ पर जो भी एम्प्लॉयज होते हैं उनका सैलरी वगैरह सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या होते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट तय करती है। तो अगर इस्टेब्लिशमेंट रेलवे की इस्टेब्लिशमेंट है तो रेलवेज के लिए अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, बैंकिंग के लिए अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, माइंस के लिए अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट होगी। वैसे ही कुछ जो कंपनीज होती हैं, इस्टेब्लिशमेंट्स होती हैं, वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आती है। जैसे कि यूनिवर्सिटी होती है ना, कुछ स्टेट यूनिवर्सिटीज होती हैं, कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज होती हैं। सिमिलरली कुछ स्टेट के कंपनीज होती हैं, इस्टेब्लिशमेंट होती हैं, कुछ सेंट्रल इस्टेब्लिशमेंट होती हैं। समझ में आ गया? इंडस्ट्री होती है। अब कुछ इंडस्ट्रीज जो है सेंट्रल के अंडर है, कुछ इंडस्ट्रीज स्टेट के अंदर है। तो ऐसी सारी इंडस्ट्रीज जो स्टेट के अंडर हैं उनके लिए अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या होगी? स्टेट गवर्नमेंट। और बाकी की जो सेंट्रल के अंडर है उनके लिए अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या होगी? सेंट्रल गवर्नमेंट। इतना समझ में आ गया? अगर आ गया है तो एक बार मुझे थम्स अप कर दीजिएगा तो मैं ये सेशन को एंड कर दूं। बच्चे, आपको बुक मैं बताऊं? अच्छा, मैं आपको कल जो वीडियो सेशन लूंगी उसमें मैं आपको बताऊंगी बुक्स वगैरह। ठीक है। मैं आपको हेल्प कर दूंगी। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, जिसने भी मेरे से क्वेश्चन पूछा था, मैं थोड़ा सा नाम भूल रही हूँ, मैंने क्वेश्चन देखा था ऊपर, मुझे बता दो भैया, जिसने भी क्वेश्चन पूछा था उसको समझ में आया कि नहीं आया अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का? पहले बता दो किसने क्वेश्चन पूछा था मुझसे कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बता दीजिए। प्रियंका मिश्रा, बताइए अपनी क्वेरी। हाँ जी प्रियंका मिश्रा, आप बताइए अपनी क्वेरीज बताइए। ओके, थैंक यू सो मच। अगर आपको क्लियर हुआ है, अगर प्रियंका मिश्रा अभी लाइव सेशन में प्रेजेंट हैं तो अपना क्वेश्चन बता दीजिए, वरना फिर मैं ये एंड करती हूँ लाइव सेशन।
प्लीज आप एक बार और बता सकती हैं प्रियंका मिश्रा, मैंने मिस कर दिया आई थिंक। अच्छा, अरे भैया ये नहीं, अच्छा देखो आप कंफ्यूज मत हो बच्चे, इसको मैं समझा देती हूँ। जब मैं कह रही हूं कि एक एम्प्लॉय को 30 दिन काम करना पड़ेगा कि वो एलिजिबल हो जाए बच्चे, एलिजिबल। जैसे कि जब आप कोई गवर्नमेंट जो एग्जाम देते हो तो उसमें एज होती है ना कि 18 साल से ऊपर या 30 से नीचे वाले ही आप अप्लाई कर सकते हो, 18 से ऊपर वाले अप्लाई कर सकते हो, ऐसे एज होती है एलिजिबिलिटी। सिमिलरली यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्या है कि 30 दिन की एलिजिबिलिटी है कि कम से कम आपको 30 दिन काम करना पड़ेगा तभी आपको एलिजिबल आप बोनस मिल सकता है। ऐसा नहीं है कि 15 दिन एक एम्प्लॉय ने एक जगह काम करा और उसके बाद 15 दिन के बाद वो दूसरी जगह जा रहा है और वो कह रहा है कि अपने जो बॉस है उसका, पहले वाला जो बॉस है उससे कह रहा है मैंने 15 दिन काम करा है, आप मुझे बोनस दो, इसमें जा रहा हूँ। ऐसा नहीं है, उसको कम से कम 30 दिन काम करना पड़ेगा उसको बोनस अगर लेना है। अब रही बात 8 महीने की, तो देखो 8 महीने का यहाँ पर मतलब है, एक सेकेंड, 8 मंथ्स का मतलब है कि 8 मंथ्स तक का टाइम है कि आप अपने एम्प्लॉय को पे कर सकते हो बोनस। तुरंत तो बोनस नहीं मिलता ना, पूरा साल का कैलकुलेशन करके आपको बोनस दिया जाता है, ठीक है। तो आपके पास पूरा 1 मंथ होता है। जैसे सैलरी, अगर हम सैलरी की बात करें तो सैलरी का टाइम पीरियड कितना होता है, हमने बोला था ना कि महीने की 7 तारीख तक आपको सैलरी मिल जानी चाहिए। वैसे ही आपको 8 मंथ्स का टाइम मिलता है एम्प्लॉयर को, बॉस को, कि वो अपने वर्कर को क्या देगा, पे करेगा। और वो कौन से वर्कर को पे करेगा, वही वर्कर जिसने कम से कम उसकी कंपनी में 30 दिन काम करा होगा। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब ये जो 8 मंथ्स का टाइम है, इसको 8 मंथ्स के टाइम को जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो क्या कर सकती है, बढ़ा के 2 ईयर्स कर सकती है। ये बढ़ाने वाला अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास पावर है, ऐसे ही 2 ईयर्स नहीं हो जाएगा। वैसे 8 मंथ्स रहता है टाइम पीरियड, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट चाहे तो 2 साल कर सकती है। अगर कोई डिस्प्यूट चल रहा है, कोई झगड़ा चल रहा है कि वर्कर ने बोला कि मुझे कम बोनस मिला है, एम्प्लॉय ने बोला नहीं इतना ही बोनस होता है, तो ऐसे में जो डिस्प्यूट जिसके अथॉरिटी के पास जा रहा है, डिस्प्यूट का केस चल रहा है कोर्ट के सामने, तो उसके बाद जब केस डिसाइड हो जाएगा, उसके बाद डिस्प्यूट का केस डिसाइड हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, तो उसके बाद 1 महीने के अंदर अंदर आपको बोनस देना पड़ेगा, ठीक है। 8 मंथ्स 3 ईयर्स नहीं, 2 ईयर्स और 1 मंथ, ये ध्यान में रख। प्रियंका मिश्रा, अगर आपको आ गया समझ में तो प्लीज मुझे बता दो ताकि मैं हर चीज इसको वो कर दूं। 8 मंथ्स का टाइम पीरियड होता है पे करने का। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट चाहे तो 2 साल तक एक्सटेंड कर सकती है। डिस्प्यूट अगर है तो डिस्प्यूट के रिजल्ट के बाद, जब जो केस चलता है उसका जब जजमेंट आता है उसके बाद 1 मंथ का टाइम मिलता है कि 1 मंथ के अंदर अंदर बोनस देना पड़ता है। और 30 दिन का टाइम तो भाई एम्प्लॉय को दिया जाता है ना, कि एम्प्लॉय को हम बोनस किस आधार पे देंगे। एम्प्लॉय को अगर बोनस मिलना है तो कोई आधार भी तो होना चाहिए, तो वो आधार क्या है, कम से कम 30 दिन का उसको काम करना पड़ेगा। और हाँ, ये भी ध्यान रखना, अगर एम्प्लॉय ने फ्रॉड करा है, कोई गलत काम करा है, कोई उसके ऊपर सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस है, तो भी वो बोनस के लिए एलिजिबल नहीं है, तो भी वो बोनस बिल्कुल नहीं मिलेगा उसको। ये चीज़ें ध्यान में रखना। बोनस की एलिजिबिलिटी का आधार है कि कम से कम 30 दिन आपको काम करना पड़ेगा, तब मैं आपको बोनस के लिए एलिजिबल समझूंगा। और उसने भले ही 30 दिन काम कर लिया, भले ही 2 साल काम करा, लेकिन अगर उसने फ्रॉड करा है, उसके ऊपर कोई सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस चल गया है, कोई गलत काम करा है, तो फिर वो बोनस के लिए एलिजिबल नहीं होगा, उसको बोनस नहीं मिल सकता। इतना समझ में आ गया? आज की क्लास यहीं ख़त्म करी जाए, ठीक है। थैंक यू सो मच, अच्छा लगा आपसे इंटरेक्ट करके। अपने जितने भी क्वेश्चंस हैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे लिख दीजिएगा, ताकि पेपर की अभी डेट आउट नहीं हुई है, आप पढ़ाई पे फोकस करो, जब पेपर की डेट आ जाएगी तो हम बता देंगे आपको, ठीक है।
हाँ सितंबर में हो सकता है, लेकिन डेट पता नहीं चली है अभी तक। चलिए, थैंक यू सो मच।